अस्सलाम स्टूडेंट। आज हम लोग एक और चैप्टर करने जा रहे हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, वो है क्रिटिकल अप्रेजल। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि क्रिटिकल अप्रेजल होती क्या है, आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दी थी। जर्नलिस्ट वगैरह जो होते हैं वो किस तरीके से देख रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, किस तरह से क्रिटिक्स करते हैं चीज़ों को लेके। आज हम इसकी थ्योरी थोड़ी सी कवर करने जा रहे हैं। क्रिटिकल अप्रेजल बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल अप्रेजल वो लोग करते हैं जो रिसर्च जर्नल के अंदर पेपर्स को रिव्यू करते हैं। मैं अगर आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूँ तो मैं आपको इस तरीके से देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कोई रिसर्च की, रिसर्च आपने क्या की कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ से रिलेटेड ले लें या छोड़ें, आप ये भी चीज़ हटा दें। आप ये देख लें कि आपने अपनी क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी देखी स्ट्रेस की या कैफ़ीन एडिक्शन की, ठीक है। आपने ये स्टडी की कि आपके लोगों में, आपकी क्लास के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जब तक वो कैफ़ीन मतलब चाय वगैरह नहीं लेते तो उनका स्ट्रेस या सर दर्द ख़त्म नहीं होता। या आप लोगों ने ऐसे स्टडी की कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है लेकिन अगर वो चाय ले लेते हैं तो उससे ठीक हो जाते हैं। आपने ये पूरी स्टडी की और आपने उसे लिखा, ठीक है। लिखने का मतलब ये कि आपने उसका फुल एक आर्टिकल बनाया, आपने पूरी एक अपनी स्टडी बनाई। स्टडी बनाने के बाद आपने अपनी ये वाली स्टडी जो है एक जगह सबमिट करवाई। किस लिए सबमिट करवाई? ताकि वो पब्लिश हो जाए। आपने किसी जर्नल को दे दी, जिस तरह से डिफरेंट जर्नल्स होते हैं। या आपको और भी सिंप्लीफाई करके बताऊंगी, फॉर एग्जांपल एक रिपोर्टर है, उसने कहीं पे रिपोर्ट बनाई। अब रिपोर्ट वो क्या करेगी, वो कोशिश करेगा रिपोर्टर कि मैं बड़े से बड़े चैनल के अंदर, पाकिस्तान के जो है ना, उसे सबमिट करवाऊँ ताकि उसकी वर्थ हो और मेरी रिपोर्टिंग की वैल्यू बने, ठीक है। इसी तरह से आप लोग आपने स्टडी की और आप लोग बोलेंगे जो बेस्ट जर्नल है जिसको पूरी दुनिया पढ़ रही होती है वहाँ पर हम ये सबमिट करवा देते, उसके बाद पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है क्रिटिकल अप्रेजल का। आपने सबमिट करवा दिया, आपको कहा जाएगा कि यू हैव टू वेट 2 वीक्स फॉर आर डिसीजन। अगर इंटरनेशनल जर्नल है तो वो आपको कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम लेंगे उसको रिव्यू करने के लिए, उसे पढ़ने के लिए कि आपने क्या स्टडी की है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद वो आपको अपना डिसीजन बताएंगे आइदर दिस स्टडी जो है वो रिलायबल है या एक्सेप्टेबल है फॉर पब्लिकेशन और नॉट, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर आपकी स्टडी चलेगी उन इदारों के पास, उन जर्नल के पास, या HSC के जर्नल हो गए या PMDC के जर्नल के पास। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे होंगे, आपकी स्टडी जब आ जाएगी उनके पास तो उनके टीम मेंबर्स बैठेंगे। टीम मेंबर्स का एक डिपार्टमेंट होता है। आधे वो लोग होते हैं जो फॉन्ट साइज़ वगैरह चेक कर रहे होते हैं कि हेडिंग कैसी है, प्रॉपर है। अक्सर एक डिपार्टमेंट वो होता है जो आपकी सिर्फ हेडिंग्स चेक कर रहा होता है, फॉन्ट साइज़ वगैरह देख रहा होता है। एक डिपार्टमेंट वो होता है स्टैटिस्टिक्स का, जो देख रहा होता है कि आप लोगों ने ये 200 बंदों पे स्टडी की है कि आपकी ये स्टडी वैलिड है या नहीं है, क्योंकि कितनी पॉपुलेशन आपको चाहिए स्टडी करने के लिए ये स्टैटिस्टिशियन आपको निकाल कर देता है। दूसरी बात ये है कि अगर हो सकता है 300 लोगों पे स्टडी करने के बाद आपको रिजल्ट मिलना था और आप लोगों ने की सिर्फ 200 लोगों पे स्टडी, तो ये स्टडी रिजेक्ट हो जाएगी, इसीलिए क्योंकि वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा। तो पहले सबसे पहले आपने स्टैटिस्टिशियन से सारी चीज़ें ले ली। ये सारे के सारे पहले के प्रोसीजर्स होते हैं, ये मैं आपको वैसे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर्स में भी मैं आपको बताऊंगी। अब एक डिपार्टमेंट वो होता है जो कि स्टैटिस्टिशियन क्या देख रहा होता है, यही कि आपकी पॉपुलेशन पूरी है, आपने ठीक सिलेक्शन ली है या नहीं। अच्छा, दूसरा डिपार्टमेंट जब दोनों जगह से प्रूव हो गया, अब आपके तीसरे डिपार्टमेंट में जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है रिव्यू का डिपार्टमेंट, जहाँ पे वो लोग कर रहे होते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस किस तरीके से हुई, आपकी स्टडी वहाँ पे चली गई। सबसे पहले वो देखेंगे जो आपका टाइटल है स्टडी का वो ठीक है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आप लोग फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हैं, क्लियर हो गई। और आप लोग फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे हैं लेकिन आपने क्या किया, आप लोगों ने लिख दिया कि चाय वाले जल्दी ठीक हो जाते हैं या जो दवाई खाते हैं सर दर्द उससे ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई आपस में, तो ये चीज़ आपकी रिजेक्ट कर देंगे टाइटल। फिर दूसरा वो देख रहे होते हैं कि आपने सही पॉपुलेशन ली है नहीं ली, आपका जो सैम्पल साइज़ है जिस पे आप स्टडी करें वो आपका प्रॉपर है, स्टडी सेटिंग जहाँ से आपने अपनी स्टडी की है ये प्रॉपर है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को वो ओवरव्यू कर रहे होते हैं। दूसरा ये होता है बहुत सारे क्वेश्चंस को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं, वो अब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको क्रिटिकल अप्रेजल वाला डिपार्टमेंट जो आपका रिव्यू कर रहा होता है थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपने माइनर चेंजेस प्लीज़ कर दें और उसके बाद आपकी जो ये स्टडी वो पब्लिश हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर ऐसी सारी चीज़ें नहीं हो रही होती, कहीं पे भी कोई लैकिंग होती, मेजर एरर्स होते, तो आपकी पूरी स्टडी वेस्ट हो जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। आप समझ रहे हैं
इतना आपने मेहनत की, 2 से 3 महीने आपने लगाए, आपने सर्वेस की, आपने लिखा, और उसके बाद क्या हुआ, स्टडी रिजेक्ट हो गई। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो लोग देख रहे होते हैं, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप लोग अपनी स्टडी करें तो वो सारी की सारी लैकिंग ना हो और पब्लिश आपकी इजीली हो जाए। दूसरा आपके पास आ गया क्रिटिकल अप्रेजल। डेफिनेशन ये होती है आपके सामने लिखी हुई। क्रिटिकल अप्रेजल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, केयरफुली और सिस्टमेटिकली एग्जामिन करते हैं रिसर्च को, किस लिए, टू जज इट्स ट्रस्टवर्थीनेस, उसकी वैल्यू, रेलेवेंस इन पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो हर चीज़ को जज कर रहे होते हैं। क्रिटिकल अप्रेजल क्या होता है, ये एक स्किल होती है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, बिकॉज इट अलाउज क्लिनिशियन टू फाइंड एंड यूज रिसर्च एविडेंस रिलायबिलिटी, और रिलायबल कितनी है और आपकी एफिशिएंट कितनी हो रही है। उसके अंदर ये लोग देख रहे होते हैं क्रिटिकल अप्रेजल के अंदर कि आपका जो मेथड है वो ठीक है या नहीं, और इस बेस पे आपकी रिसर्च पब्लिश हो सकती है, नहीं हो सकती। आपने किसी की कॉपी करके तो रिसर्च नहीं की है। और क्रिटिकल अप्रेजल क्या होती है, सिस्टमैटिक एवैल्यूएशन हो रही होती है, हर चीज़ को सिस्टमैटिकली देख रहे होते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च कि क्या ये चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। अच्छा, 5 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो लोग देख रहे होते हैं। दस दिस स्टडी एड्रेस ए क्लेरिफाई फोकस क्वेश्चंस। आप जो चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं, आप क्या देखने चाह रहे हैं, कितने % लोग ऐसे हैं टाइम्स इंस्टीट्यूट के अंदर जो चाय पीते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? Your question is prevalence, your question is frequency of टी। ठीक है, आप क्या देखना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे हैं टी इनटेक की, किस पॉपुलेशन के अंदर, टाइम्स इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपने अपना आउटकम नहीं बताना है कि स्ट्रेस कम होता है नहीं होता, आपने सिर्फ ये देखना है कितने % लोग हैं। अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि स्ट्रेस कम हो गया है, बच्चे ठीक हो गए हैं, बॉयज़ ज़्यादा ठीक हो रहे हैं या जल्दी ठीक हो रहा है, आपने अपना टाइटल हैज़र्डली रख लिया, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, डिड द स्टडी यूज़ वैलिड मेथड टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। आपकी स्टडी सिलेक्शन ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप लोग करने सर्वे जा रहे हैं लेकिन आपने लिखा RCT दी है, पैटर्न आपने RCT का फॉलो कर दिया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ है, आर द वैलिड रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी इंपॉर्टेंट। आपके जो रिजल्ट्स आए कि येस, हो सकता है आपके पास इतने रिजल्ट्स आए कि 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय पीते हैं और उसके बाद उन्हें स्ट्रेस लेवल कम मिलता है, जबकि 30% लोगों ने सर्वे में कहा कि हमें जो है वो किसी न किसी पेन किलर से आराम मिलता है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस या हेडेक जो है बहुत हद तक कम हो जाता है। तो जो रिजल्ट है आपका वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो वैलिड रिजल्ट आपने बनाया नहीं, आपने इररेलेवेंट रिजल्ट बना दिया तो आपका कैंसिल। आर दीज वैलिड इंपॉर्टेंट रिजल्ट एप्लीकेबल टू माई पेशेंट और पॉपुलेशन। आपने ये जो रिजल्ट्स दिए हैं वो पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सकते हैं। अब आप क्या हाइपोथेसिस देने चाह रहे हैं कि यस, टी इज़ वन ऑफ द एजेंट दैट रिलीव स्ट्रेस। ठीक है, आपने एक हाइपोथेसिस दे दी, तो आप क्या इंप्लीमेंट करवा रहे हो कि भाई चाय पी लिया करें कभी कभी, उससे क्या हो जाता है, सुकून मिल जाता है, सर दर्द ठीक हो जाता है। तो क्या वो पॉपुलेशन में एप्लीकेबल है या नहीं? इफ द आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चन इज़ नो, अगर इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन या एक एरिया भी आपका ठीक नहीं हुआ, यू कैन, आप अपने आप को किस में डाल दिया, आपने ट्रबल में डाल दिया। तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी स्टडी पे वहीं पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज़ देख रहे होते हैं, जो चीज़ आपको बताने लायक है, मैं आपको बहुत सिंपल करके बता रही हूँ ना। नेक्स्ट वो चीज़ देख रहे होते हैं, डिसाइड करना होता है कि वेदर द स्टडीज़ हैव बीन अंडरटेकन इन अ वे दैट मेक देयर फाइंडिंग रिलायबल। कि आपकी जो स्टडी है वो प्रॉपरली हुई है। ऐसे तो नहीं हुआ ना कि आपने बस जो है वो स्टडी की नहीं, आपने सर्वे किया नहीं और ऐसे ही बस एक बात बोल दी कि भाई इस चीज़ से ये हो जाता है, इस चीज़ से ये। नो, साइंस बिलीव करती है आपके एविडेंस के ऊपर, नॉट अ वर्बल मिथ्स के ऊपर। ठीक है, तो हर चीज़ आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, हर चीज़ देखना है कि जो आपने फाइंडिंग की है वो इतनी रिलायबल है। दूसरा, ठीक है, मेक सेंस ऑफ द रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट निकला है क्या वो सेंस देता है? या अगर आप इस तरह, फॉर एग्जांपल, आई एम सॉरी टू से कि अल्कोहलिज्म रिड्यूस स्ट्रेस इन सम सॉर्ट ऑफ पीपल। अगर आप एक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है और आप इस तरह की बहुत अजीब सी स्टडी आप कर रहे हैं, मतलब वो जो हमारे यहाँ पे एक तरह से टैबू है या जो अलाउड नहीं है, और उसके बाद आप देख रहे हैं येस अल्कोहल तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये होता है वो होता है, तो डज इट मेक सेंस ऑफ द रिजल्ट? अब कि क्या आप उसकी चीज़ क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपने देखना है डज इट मेक सेंस। दूसरी चीज़ है कि व्हाट दीज रिजल्ट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिसीजन दे आर मेकिंग।
आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो आपके जो मैं लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसिकली रिसर्च बेस्ड है, और जब आप कंप्लीट सर्टिफिकेशन रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स करते हैं तो सारी डिटेल्स आपको तब पता लग रही होती है। तो ये लेक्चर्स वही है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊँ, क्योंकि समथिंग इज़ मे बी बियॉन्ड योर लेवल। तो प्लीज़ इस चीज़ को बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपके रिज़ल्ट हैं वो, और देखिए रिज़ल्ट में और स्टडी में कोई तजाद तो नहीं है। रिज़ल्ट कुछ और कह रहे हैं, मालूम आप कुछ और करना चाह रहे थे, देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन। आपने सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है। प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एविडेंस क्या होता है, व्हाई इज़ द लिटरेचर एपरेंटली सो इनकॉन्स्टिट्यूट, क्या इंपॉर्टेंस है जो आपका लिटरेचर वगैरह होता है। दूसरी चीज़ ये कि अच्छा एक और चीज़ जो देख रहे होते हैं ना, आपके रेफरेंसेस, जब आप कोई स्टडी कर लेते हो एंड में आप रेफरेंस दे रहे होते हो। फॉर एग्जांपल आप बात करो ये चीज़ अच्छी है, आप क्यों बोलोगे, आप बोलोगे कि मैंने पिछली स्टडीज़ में देखा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ मेट्रिन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है फ्रोजन शोल्डर के ऊपर, अब आप बोलोगे मैंने एक और स्टडी देखी थी, लिटरेचर सर्च किया था पबमेड पे गूगल के ऊपर, वहाँ पर देखा था कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आगे जब आपका मैंने रेफरेंस देखा तो वो स्टडी आपकी मिली 95 की 96 की। तो आप देख रहे हैं तो इतनी पुरानी स्टडी के बेस पे आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये चीज़ इफेक्टिव है। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 5 साल वाले एविडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें से भी सबसे ज़्यादा रिलायबल होंगे 2020 के या 2019 या 18 वाले, ये मोस्ट आपके रिलायबल होंगे। तो मैनी फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपीरियंस अ कॉमन फ्रस्ट्रेशन when they consult the research literature for answer to clinical question and are confounded by the range of studies with very different conclusion। अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। पहली चीज़ तो ये हमारी फील्ड में कोई इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं है, अगर है तो अब्रॉड की स्टडी है, और वो जो है ना वो बहुत बियॉन्ड योर लेवल की स्टडीज़ होती है। फिजियोथेरेपिस्ट को क्या हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि यार उनका क्लिनिकल क्वेश्चन तो है चाय पीना। वेस्ट में अगर आप देखोगे तो जाके रिसर्च हुई हुई कि चाय के अंदर कैफीन इनटेक होता है, ये होता है, वो होता है, कैफीन से ये हो सकता है, कैफीन से वो। आप तो सिर्फ देखना चाह रहे हो चाय पीने से कुछ होता है या नहीं होता, तो वो हो सकता है कि आपकी जो स्टडी का क्वेश्चन है वो लिटरेचर से मैच ना कर रहा हो, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि कंक्लूड आप क्या करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इज़ बायस। आप बायस हो जाते हो। बायस मतलब जो आपको स्टडी चाहिए होती है, जो आपको ठीक लग रहा था, आप उसको कंसिडर कर रहे होते हैं, आप उसके फैक्ट एंड फिगर्स नहीं देख रहे होते कि ये चीज़ सही है या नहीं है। मैनी स्टडीज़ आर पुअरली डिज़ाइंड एंड मे हैव सीरियसली बायस्ड कंक्लूजन। पुअरली डिज़ाइंड होती है, मिस कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, तो वो क्या हो जाता है, उसका कंक्लूजन भी सही नहीं निकल रहा होता। The finding of poorly designed studies and well-controlled studies of the same intervention can differ markedly। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपने देखी, आपने जितना याद रखना है। आपका लिटरेचर एक्यूरेट हो, पहली चीज़। दूसरा ये लिटरेचर अप टू डेट हो। तीसरी चीज़ ये आप जो चीज़ मालूम करना चाह रहे हो आप सर्च ट्राई करें, सर्च उसी को करें। अब आप टी लिख दें, ठीक है ना, टी के बारे में आपको डिफरेंट आपके पास रिसर्चेस आ जाएंगे। अगर आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ टी, तो फिर हो सकता है आप जिस तरह से आप कमांड देंगे उसी तरह के आपको लिटरेचर क्या होगा, आपको सर्च करके देगा, फिर उन्हीं स्टडीज़ को आपने पिक करना है। ये नहीं कि चाय के अंदर कंपोनेंट ये है, चाय से ये हो गया, चाय से वो, आपने अपने क्वेश्चन पर ही रह के उसको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी करें लेकिन आप सर्च RCTs करें, तो फिर ये क्या हो गया, मिस कोऑर्डिनेशन होगी। तो यहाँ पे आके बायसेस और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। दूसरी बात है हाउ मच ऑफ द पब्लिश रिसर्च इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आजकल हमारे देखिए हर जगह मिलावट है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, हाई क्वालिटी की रिसर्चेस नहीं है। दूसरी बात ये, हाई क्वालिटी की रिसर्चेस आपको अच्छे इंडेक्स डेटाबेस में मिलती है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ही की सिटी के अंदर किसी और कॉलेज ने कोई रिसर्च पब्लिश की और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और आपने उसी को रेफरेंस बना लिया कि हाँ भाई इन्होंने ही देखा, हम भी ये चीज़ देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल MMDC में चाय पीने से क्या इफेक्ट मिल रहा है, निश्तर में क्या मिल, तो ऐसे नहीं, आपने देखना है हाई क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी, अब आप बोलेंगे मैडम हमें कैसे पता लगेगा ये हाई क्वालिटी है, लोगी तो पब्लिश हुई भी, यस दिस इज़ द क्वेश्चन। तो फिर कुछ इस तरह के डेटाबेस हो गए जिस तरह से पबमेड हो गया, ठीक है, टॉकिंग अबाउट अ पबमेड। पबमेड पे बहुत हाई क्वालिटी की रिसर्च होती है कंपैरेटिवली गूगल स्कॉलर एंड पैड्रो। तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह के डेटाबेस या इस तरह के, जैसे कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हो गया या PMDC का अपना जर्नल हो गया, लिटरेचर जो हो गया, वहाँ पे क्या हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा छांटी करने के बाद, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस के बाद कोई स्टडी पिक की जाती है और उसको पब्लिश किया जाता है। बहुत रिफाइंड स्टडी होती है। और कुछ इस तरह के जर्नल्स होते हैं, डेटाबेस होता है कि आपकी सीपर ने भी कोई स्टडी की वो उसको भी पब्लिश कर देंगे।
तो समझे आप, तो जिसको नो हाउ भी नहीं और उसकी स्टडी पब्लिश हो रही है, और अब आपने क्या किया, उसी स्टडी को रेफरेंस बना के अपनी स्टडी कर ली, तो क्या हुआ, आपको आपकी मेहनत भी ज़ाया हो गई और फिर वो रिजेक्शन की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो हाउ मच ऑफ द पब्लिश रिसर्च इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, आपने ये देखना है, एंड हाउ मच रिसर्च प्रोवाइड अस विद फाइंडिंग दैट वी कैन बी कॉन्फिडेंट और नॉट डिस्टॉर्टेड बाय बायस। दूसरी चीज़ें आपने याद रखनी है, पहली चीज़ आपने देखनी है क्वालिटी कितनी है, दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि वो जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, जो आपकी फाइंडिंग्स आपको मिल रही है वो कितने हद तक नॉन बायस है, वो जो चीज़ आपको मिल रही है डू यू थिंक कि वो ठीक है, और आपने उसको अच्छे से डिटेल के अंदर जो है ना वो ढूंढना है। तो मैथडोलॉजिस्ट हैव कंडक्टेड न्यूमरस सर्वे किया किस चीज़ के बारे में, क्वालिटी ऑफ पब्लिश रिसर्च के ऊपर, और कंक्लूजन क्या मिला, पूरी दुनिया के मैथडोलॉजिस्ट जो रिसर्च मैथडोलॉजिस्ट होते हैं वो बैठे, उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया कि आए देखते हैं कि कितने % दुनिया के अंदर ऐसी हैं जो ठीक चीज़ें पब्लिश हो रही है, ठीक खबर पब्लिश हो रही है, कितनी चीज़ें ऐसी है नहीं, जिस तरह से हमारी मीडिया में भी झूठ खबरें पब्लिश हो जाती हैं, ठीक है ना, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, लेकिन इसीलिए जो टॉप रैंकिंग जर्नल्स होते, जो चैनल्स होते हैं वो सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दे रहे होते हैं, तो आप उस पर यकीन कर रहे होते हो। जब इतने बड़े बड़े मैथडोलॉजिस्ट बैठे हैं, उन्होंने एक सर्वे किया कि क्या क्वालिटी मिल रही है पब्लिश रिसर्च की, तो पता है उन्हें क्या मिला, कंक्लूजन उन्हें मिला, मच ऑफ द पब्लिश रिसर्च इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी, ज़्यादातर जो रिसर्चेस है वो क्या है, पुअर क्वालिटी के। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्रॉब्लम ये होती है कि जो हम जर्नल्स ले रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, इंडेक्स नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, जो जिन लोगों की पब्लिश हो रही होती है रिसर्च, उनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं होती, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती। अब एक सर्टिफाइड रिसर्च मैथडोलॉजिस्ट बंदा, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ कि आई एम हैविंग अ डिग्री ऑफ रिसर्च सर्टिफिकेशन, आई एम अ सर्टिफाइड रिसर्च मैथडोलॉजिस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरे पास एक डिग्री है, ठीक है, एक गवर्नमेंट के ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट इदारे की, सबसे बड़े इदारे की डिग्री मेरे पास है, एक पूरा है, और एक टेस्ट क्लियर करने के बाद ये डिग्री अलॉट की जाती है। अब आई एम एलिजिबल टू डू सर्वे, और मेरे पास ये अथॉरिटी होगी कि मेरे अंदर बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, अंडर माई सुपरविजन सर्वे कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या कर रहा होता है, हर बंदा अपना सर्वे कर रहा होता है, हर बंदा अपने तरीके से कर रहा होता है ना, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दीज एंड अदर फैक्टर कॉन्स्पायर टू मेक अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन पब्लिश रिसर्च पोटेंशियली सीरियस बायस। इसी वजह से ये होता है, आपके पास नॉलेज नहीं, आपने एक चीज़ लिख दी, बना दी और उसके बाद पब्लिश करवा दी, तो बायसनेस तो क्रिएट हो गई। दूसरी चीज़ें वो देख रहे होते हैं जो क्रिटिकल अप्रेजल के अंदर व्हाट क्राइटेरिया शुड बी यूज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई क्वालिटी एंड लो। अभी हो गया, आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि ये हाई क्वालिटी है या लो क्वालिटी रिसर्च है। हाउ शुड दीज क्वालिटी क्राइटेरिया बी डेवलप, और किस तरह से आप ये क्राइटेरिया डेवलप कर सकते हैं। तो क्या आंसर, द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज़ टू सीक द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। ठीक है, तो आपने किसके ओपिनियन लेने हैं, आपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेने, और एक्सपर्ट्स कौन होंगे, सर्टिफाइड रिसर्च मैथडोलॉजिस्ट। वी शुड नॉट डिमांड परफेक्शन फ्रॉम द क्लिनिकल रिसर्च बिकॉज इट इज़ नॉट जनरली अटेंडेबल, इंस्टेड वी शुड लुक फॉर स्टडी डेट इज़ गुड इनफ। हमें क्या देखना है, गुड इनफ और इनफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग जिसकी बेस पे आप कर सकें। आपने एक्सपर्ट्स का व्यू लेना है। हमने देखी है कि आर द रिजल्ट ऑफ द ट्रायल वैलिड है या नहीं है, व्हाट आर द रिजल्ट, आपका ट्रायल का रिजल्ट क्या है, कि आपने उसको प्रॉपरली आपने उसको मेजर किया नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात करूँ तो सिर्फ आपने ये देखना है कि प्रॉपर ग्रुप बनाए गए नहीं गए, प्रॉपर जो है उसको असिस्ट किया गया नहीं किया। ऐसा तो नहीं ना एक ग्रुप को आपने जो है ना वो बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया और एक ग्रुप पे आप बिल्कुल ही ट्रीटमेंट ना कर रहे हो सकता है आपके एक पॉपुलेशन बहुत वल्नरेबल हो या कोमॉर्बिड के साथ हो, हाइपरटेंसिव हो, और उधर आप इसलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, तो क्योंकि बायसनेस आ जाएगी। और हो सकता है कि एक ग्रुप आपका जो है बिल्कुल ही फिट हो और आप उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये स्टडी रिजेक्ट हो जाएगी। तो स्टडी का पहला रूल क्या है कि इट शुड बी नॉन बाइस। नॉन बाइस कैसे, कि इक्वली आपके जो ग्रुप है उसमें बेस लाइन सिमिलैरिटीज़ हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्रुप मेल का ले रहे हो, ठीक है, अगर आप जेंडर में आप कर सकते हो, एक आपने फीमेल का ले लिया। अगर आप 20 साल से 40 साल तक के लोग एक ग्रुप में ले रहे हो तो आपने नेक्स्ट ग्रुप के अंदर भी 20 से 40 साल तक के लोग लेने हैं। अगर आप जो है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हो, मतलब आप ऐसे पेशेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो आपका दूसरे ग्रुप में भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक ग्रुप आपने 20 से 40 साल वाला ले लिया और अगले ग्रुप जिस पे आप स्टडी कर रहे हो वो 40 से 60 साल ले लिया, तो फिर ये बायसनेस आ जाएगी। तो आपने हर चीज़ को करना है। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर रैंडमाइजेशन हुई है कि नहीं हुई, सब्जेक्ट्स वगैरह आपने प्रॉपरली ग्रुप में एलोकेट किए नहीं, कि बेस लाइन सिमिलैरिटीज़ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना है। वर द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप सिमिलर इन टर्म ऑफ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, ये सारी चीज़ें जो आपने याद रखनी, आपने सिर्फ इतना याद रखना है।
दूसरा ये कि आपके जो रिज़ल्ट आपके पास आए, फॉर एग्जांपल आप एक स्टडी कर रहे हो फ्रोजन शोल्डर के ऊपर, एक ग्रुप को आपने मेटलिन लिया और एक ग्रुप को आपने मुलिगिन लिया, और आपने देखा दोनों में रिज़ल्ट क्या आ रहा है। फिर आपकी जो है ना, दोनों ग्रुप आपके सेम होने चाहिए, ताकि फिर आप कह सकते हैं नॉन बायस है। दूसरी चीज़ है ये, हाउ सिग्निफिकेंट इज़ ट्रीटमेंट इफेक्ट, ये चीज़ होनी चाहिए कि कितना सिग्निफिकेंट आया। ऐसा तो नहीं ना कि इस जो आपने प्रोसीजर किया उसके बाद पेशेंट की कंडीशन बहुत बिगड़ गई है, आपको कुछ रिजल्ट मिला ही नहीं मिला, अदर रिजल्ट एप्लीकेबल टू क्लिनिकल प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल मेटलिन का अच्छा रिजल्ट मिला मुलिगिन से, तो क्या आपके पास ऐसा रिजल्ट आया है कि जो जिसको आप अपनी डिफरेंटली आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं। रिज़ल्ट वैलिड है या नहीं है, ये वो क्वेश्चंस है जो वो लोग देख रहे होते हैं कि आपके रिज़ल्ट का ट्रायल क्या है, क्या वो वैलिड है या नहीं है, आपने प्रॉपरली उसको मेजर किया है या नहीं किया, सब्जेक्ट को रेंडमाइज़ किया ही नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं किया, ग्रुप वगैरह प्रॉपर बनाए नहीं बनाए। दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप सिमिलर था, ठीक है, ऐसा तो नहीं था ना कि एक ग्रुप डिफरेंट था एक ग्रुप डिफरेंट था, ऐसा तो नहीं ना। एक ग्रुप के आपने 5 फॉलोअप आपने देखे उसके बाद, और एक ग्रुप ने सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट का सेशन दिया, उनके फॉलोअप सेशंस भी सेम होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाउ सिग्निफिकेंट इज द ट्रीटमेंट इफेक्ट, कितना सिग्निफिकेंट है वो जो आपके पास इफेक्ट आया, आर द रिजल्ट एप्लीकेबल टू द क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये सारे वो क्वेश्चन हैं। गाइडलाइन फॉर क्रिटिकल अप्रेजल और सिस्टमेटिक रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखनी है, आपकी सर्च स्ट्रेटेजी प्रॉपर हो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपका प्रॉपर हो, आपका डेटा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, जो आप दोनों ग्रुप्स का ले रहे हो। सिमिलैरिटी ऑफ स्टडीज़ तो नहीं, ऐसा तो नहीं आपने अपनी स्टडी किसी से कॉपी की हो। रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन क्या है और आप रेकमेंड क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें। सर्च स्ट्रेटजीज में आपने अच्छी जगह से सर्च किया और हाई लेवल का डेटाबेस हो। इंक्लूजन क्राइटेरिया, किन लोगों को इंक्लूड करें ग्रुप के अंदर और किससे एक्सक्लूड करें। जैसे मैंने आपको बताया शुगर और डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है, तो आपका ये प्रॉपर होना चाहिए कि किन को इंक्लूड कर रहे हो, मेल है फीमेल है, कितना एज ग्रुप। क्रिटिकल अप्रेजल, स्टडी को आपने प्रॉपर असेस किया, डेटा आपने प्रॉपरली देखा, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको पता। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ आपकी क्लास के लिए। आप प्लीज़ इसको पढ़िएगा, मैं ये लेक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।